नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आपको हमारा जो टाइटल दिख ही रहा होगा, हिंदी व्याकरण को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण की जो ये क्लास है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। जैसे मान लो टीचर्स की हो गई या फिर कोई ऐसी एग्जाम हो जिनके अंदर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए हम यह जो वीडियो है अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। सबसे पहले हम हिंदी को वर्णमाला के से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हिंदी का जो व्याकरण है वह चालू होती है, वर्णमाला। ठीक है, तो देखो, व्याकरण को स्टार्ट करने से पूर्व मैं हिंदी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। देखो, हिंदी के बारे में बात करते हैं तो हिंदी जो हमारी हिंदी का जो विकास है, इसका जो विकास जो क्रम है, सबसे पहले देखो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारी अवहट। अवहट के बाद आती है हिंदी। हिंदी का जो विकास है, इससे किन से विषय की बात हुआ था, तो देखो सबसे पहले संस्कृत आई थी, इसीलिए संस्कृत को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। संस्कृत के बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, और उसके बाद आती है हिंदी। ठीक है, तो ये हिंदी का विकास क्रम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी को और किस किस चीज से जानते हैं। तो देखो, हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि के बारे में बात करते हैं तो देवनागरी इसकी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी इसकी लिपि है। बात करेंगे हम हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को यह हिंदी दिवस जो मनाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी भाषा को, जो राष्ट्रीय भाषा, हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसीलिए हिंदी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, भाषा का जो जिक्र होता है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में होता है। ठीक है, 8वीं जो अनुसूची है उसमें संविधान में क्या होता है, भाषा क्या है, संविधान की भाषा है। और प्रेजेंट में संविधान के अंदर बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, तो कुल 22 भाषा है। कितनी भाषा है, कुल 22 जो भाषा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान के बारे में कि संविधान में इन जो हिंदी है भाषा के लिए कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बात कही गई है। तो हम बात करेंगे भाषा के बारे में, तो वह जो अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 343 से 351 तक है, और हमारा भाग नंबर आ जाता है 16। भाग है 17, और अनुच्छेद 351 से 343 से 351 तक।
ये हम हिंदी के बारे में बेसिक डिटेल से हमने बात की हिंदी के बारे में कि हिंदी से संबंधित कोई भी चीज़ है वो हमने देखा, ठीक है। और हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, अब हम व्याकरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी इसकी लिपि है, ठीक है। हिंदी जो दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो वह है हिंदी, ठीक है। और हिंदी का जो उद्गम है कैसे हुआ था, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और हिंदी लास्ट में आई थी, ठीक है। और कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो वह है अनुसूची 8वीं, ठीक है। 22 भाषा का वहाँ पे उल्लेख है। अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 343 से 351 और भाग नंबर 17, ठीक है। संविधान का भाग नंबर 17, यहाँ तक बात होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की, ठीक है। अब जो ये वर्णमाला है, अब देखो वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला किसी अक्षरों के से मिलने के बाद जो भी एक संग्रहित जो समूह मिलता है वह होता है वर्णमाला, ठीक है। अब वर्णमाला प्रत्येक भाषा की अलग अलग वर्णमाला होती है। वर्णमाला किनसे मिलकर बनी होती है, तो वर्णमाला मिलकर बनी होती है वर्णों से, ठीक है। वर्णों के एक समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्णमाला के बारे में बात करते हैं, तो वर्णमाला हिंदी में जो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। हिंदी की वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो भाग है वह कहलाएगा स्वर और दूसरा जो भाग है वह कहलाएगा व्यंजन, ठीक है। तो पहला जो भाग है वह कहलाएगा स्वर और दूसरा जो भाग है वह कहलाएगा व्यंजन, ठीक है। व्यंजन जो दूसरा भाग है वह कहलाएगा व्यंजन और पहला स्वर, ठीक है। अब देखो इनको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी की जो व्याकरण है या फिर वर्णमाला है, यह स्वर और व्यंजन पे ही टिकी है। इन्हीं के आधार पर पूरी की पूरी हिंदी जो वर्णमाला या फिर हिंदी जो भाषा है इसका निर्माण इन्हीं के माध्यम से होता है, ठीक है। अब देखो स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर और व्यंजन कुल जो वर्ण है 44 होते हैं हिंदी में, ठीक है। उनमें से बात करते हैं तो 11 स्वर और 33 व्यंजन। कुल वर्णमाला में कुल अक्षर 44 होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, स्वर की डेफिनेशन की। परिभाषा, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण या अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो वर्ण की यानी कि उनका उच्चारण करने में किसी भी स्वर या किसी भी अक्षर का किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वह होता है स्वर, ठीक है। व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो व्यंजन की जो परिभाषा आएगी क्या होगी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो व्यंजन कहलाते हैं। वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के सहायता से
होता है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो व्यंजन कहलाते हैं। अब ये तो होगी इसकी परिभाषा। ठीक है, ये दोनों परिभाषा होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो व्यंजन है ये तो कौन कौन से हैं और जो स्वर हैं ये कौन कौन से हैं। अब एक चीज देखो, इन स्वरों को हम बात करते हैं तो स्वर होते हैं 11, और 11 कैसे कैसे होते हैं, तो पहले हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो स्वर होते हैं वह होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं वह होते हैं ह्रस्व स्वर, उसके बाद जो होते हैं वह होते हैं प्लुत स्वर। ये जो 3 जो स्वर हैं इन्हीं को दीर्घ है, इसी को हम बोल सकते हैं मूल स्वर। सॉरी, इनको हम, हाँ एक मिनट आप यहाँ तक देखो, स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे, जितने भी जो हमारे, अब देखो स्वर कितने होते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होते हैं हिंदी के कुल स्वर जिनकी संख्या होती है 11। ये जो स्वर है ये है हिंदी के अंदर जिनकी संख्या होती है 11। अब आप से बोलोगे कि हमने तो बचपन से 13 स्वर पढ़े हैं, कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। जो हमारे अंग अ होते हैं ना, उनको स्वतंत्र रूप से स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि उनका जो उच्चारण है ना वो उनमें जो यानी कि व्यंजनों की सहायता से उनका उच्चारण होता है, तो उनको अलग से रखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उनकी गिनती नहीं होगी। तो कौन कौन से हो गए, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो 11 जो स्वर है हिंदी के अंदर कितने हो गए, 11 स्वर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इनका वर्गीकरण किया जाता है, तो देखो दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं, तो ये जो दीर्घ स्वर है यह होते हैं 7। कितने होते हैं, 7 इनकी संख्या होती है। कौन कौन से, आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से बात करते हैं तो री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि री, इसमें री को जो माना है ये की माना, तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कितने हो गए, ये हो गए 7। ठीक है, अब जो 4 हमारे बचे हैं ना, 4 कहाँ पे आएंगे, देखो ए बच गया, छोटा ई, छोटा ओ। अब इनमें से जो री है ना वो री भी यहीं पर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि री जो है हिंदी के अंदर री को एक ही माना है, ना कि दीर्घ और बड़ा। ठीक है ना, तो हिंदी को सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, ह्रस्व ही माना है, यानी कि लघु ही माना है, इसको दीर्घ नहीं माना है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 4। हो गए ना, 7 तो ये, 4 ये, कितने हो गए, 11 हो गए ना, तो इनकी संख्या हो गई 11। अब जो प्लस स्वर होते हैं इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या के बारे में बात करें तो संख्या इनकी संस्कृत में चलती है, यहाँ पे इसका कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के तौर पर मैं बता देता हूँ। देखो दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर की जो परिभाषा है इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वर्गीकरण जब इनका होगा उसके आधार पर हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ बेसिकली देख रहे हैं अभी। तो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में अधिक जो हमें जो मेहनत करनी पड़ती है या फिर अधिक जोर लगाना पड़ता है, उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इस प्रकार।
ह्रस्व स्वर क्या होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कम जोर लगाना पड़ता है, या फिर हमें उसको उच्चारित करने में बहुत ही कम समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे ए, ई, ऊ और री। ऋतु स्वर क्या होते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में स्वरों के स्वर से भी ज्यादा उच्चारण लगता है, ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे मान लो ओम हो गया, ठीक है, या फिर हम किसी को संबोधित करने के लिए एक आवाज लगाते हैं, तो उसमें भी हमें यानी कि किस स्वर का प्रयोग होता है, ऋतु स्वर का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पे इसकी बेसिक डिटेल्स थे। इधर हम देखेंगे कि व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांट दिया, पहला और दूसरा और तीसरा, ठीक है। कैसे देखो, पहला जो स्वर है हमने बांटा इसको स्पर्श, स्पर्श, ठीक है। दूसरा अंतस्थ, चौथा उष्ण। ये हो गया व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, मतलब ये व्यंजन है। इसमें क्या होता है देखो, स्पर्श जो व्यंजन है इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या कुल होती है 25। कितनी होती है? 25 इनकी संख्या होती है। मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मतलब हमारे जो जीव्या है कहीं ना कहीं स्पर्श हमें होती हुई दिखती है, उनका उच्चारण, उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम इनको बोलते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अंदर से जो यानी कि प्रयत्न करना पड़ता है हमें, उनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें ऊष्मा की यानी कि जो मुख से जो हवा निकलती है उसका ज्यादा हमें प्रयोग देखने को मिलता है, या फिर ज्यादा प्रभावित होती है निकलते बाहर, तो इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इनका हम स्वर और व्यंजन को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वर को, ठीक है, और हम बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन होते हैं क से लेकर के क से ह तक, ठीक है, क से ह तक ये कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर। देखो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारी वर्णमाला चल रही थी, ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम लेते हैं पहला जो है हमारा स्वर। स्वर की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या है कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11। 11 इनकी कुल संख्या होती है। अब देखो हम इनका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। सबसे जो पहला जो आएगा हमारा वह आता है यानी कि मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है।
मात्रा या उच्चारण के आधार पर के बारे में बात करते हैं तो ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था, पहला होता है दीर्घ स्वर, जिसको हम बोलते हैं गुरु, जिसको हम बोल सकते हैं यानी कि दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, और हम इसको मतलब यानी कि हम इसको बड़ा बड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो स्वर है इनकी संख्या होती है 7, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा वह आता है ह्रस्व या फिर लघु या फिर छोटे, ठीक है। इनकी संख्या होती है 4, इनकी संख्या होती है 4। अब देखो मैं इनकी परिभाषा आपको लिखा देता हूं एक बार, ठीक है। इनकी परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर या सॉरी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या मैंने आपको अभी अभी बताई थी। कौन कौन से होते हैं ये होते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आ। ये इनकी संख्या होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर के बारे में बात करते हैं तो वे वर्ण, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है, लघु स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है ए, ई, उ और रे। ये कितने होते हैं? ए, ई, उ और रे, ठीक है ना। यानी ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर एक और माने तो एक और प्लुत स्वर आ जाता है जिनके बारे में कोई भी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यानी कि हिंदी के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। इसके बारे में अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो यह है कि दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय में उच्चारित समय में उच्चारण, ठीक है। जैसे ओम, ठीक है, ओम हो गया, या फिर हम किसी को संबोधित करते हैं तो इस प्रकार से ये चीजें हो जाती है। तो जो पहले जो एक जो यानी इसका वर्गीकरण चल रहा है, स्वरों का वर्गीकरण, इसमें जो पहला है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, जिनको वे स्वर जिनका उच्चारण हम करने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। इस प्रकार से अश्व स्वर हो गई है ना। तो ये तो होगी एक टाइप्स, एक हो गया मात्रा के आधार पर। दूसरा हम बात करेंगे, वह बात करेंगे जीव्या के आधार पर। हम बात करेंगे जीव के आधार पर। जीव के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला, ठीक है, पहला तो हम बात करेंगे इस पे अग्र भाग, ठीक है, अग्र स्वर, ठीक है। दूसरे हम बात करेंगे तो वह आएगा मध्य स्वर, और जो तीसरा आएगा हमारा वह आएगा पश्चिम स्वर, ठीक है।
पश्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। इनके बारे में हम बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं। देखो, मध्य स्वर में हमेशा आपको कभी भी देख लेना तो सिर्फ और सिर्फ ए ही आएगा, ठीक है। जो जीव के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरा वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं जीव के आधार पर, उसमें जो मध्य स्वर है वो कौन किस में आएगा, ए ही आएगा। उसमें केवल एक ही वर्ण आता है, कौन सा, ए। और जो अग्र स्वर है उसमें आते हैं कितने, एक तो ई, ठीक है, बड़ी ई, ए और आई, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तो हो गए 4, ये हो गए 1। और हम बात करेंगे अब जो अगले आ, ठीक है, ओ, बड़ा ओ, और जो री, ओ और अब, ये कुल टोटल हो गए 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 जो स्वर है ये पश्य मतलब जीव है। उस जीव के, ये जैसे मान लो ये जीव है, इस जीव के जो अग्र स्वर है ये तो होते कितने, 4। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ई, ई, ए, जो मध्य है इसमें है ए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पश्य जो जीव का जो भाग है, इसमें आते हैं कौन कौन से, एक तो आ, ओ, ठीक है, री, ओ, अब ये जो हमारा जीव है उसके बारे में मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दिया, ठीक है। अग्र भाग में 4 है, मध्य में 1 है और पश्चिम कितने हैं, 6 है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। तो ये अग्र, मध्य और पश्चिम ये स्वर हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, तो वह आएगा हमारा इसके बारे में, तो वह आएगा मुख के बारे में, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे हम पढ़ते हैं मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सी जो टाइप है हमारा मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख कैसे होगा। ये भी 3 प्रकार से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है विवृत, अर्ध विवृत, और तीसरा होता है संवृत। स्वर, 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 ठीक है। विवृत जो स्वर होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ आ ही आएगा, एक केवल आ आता है, ठीक है। और जो अर्ध विवृत स्वर होते हैं उनमें उनमें जो आते हैं वह आते हैं आ, ए, सॉरी, आ आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे ए आएगा, फिर ए आएगा, ओ, अब ये इस प्रकार से इसके अंदर आ जाते हैं। इसको आग मान लो, ठीक है। यहाँ पे आग। संवृत स्वर के बारे में बात करते हैं हम, तो इसमें आ जाते हैं हमारे, यानी कि ई, बड़ी ई, ओ और बड़ा ओ, ठीक है। देखो, मतलब इनके बारे में आपको बात बता दूं, विवृत स्वर वो होते हैं जिनके अंदर, देखो ये जो स्वर है इनको आप ऐसे याद कर लो, ये स्वर आते हैं। अब इनकी परिभाषा के बारे में बात करता हूं। वे स्वर जिनका उच्चारण में मुंह पूरा खुला हो, ठीक है। वे स्वर जिनका उच्चारण में मुंह पूरा खुला हो कौन से स्वर कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। इनके बारे में बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर के बारे में, कि वे
स्वर जिनका उच्चारण करने में मोह आधा खुला हो। आधा आधा खुला हो कौन से स्वर कहलाते हैं? अर्धनिरोध स्वर कहलाते हैं। सवृत स्वर के कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बंद सा प्रतीत होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बंद सा प्रतीत होता है कौन से स्वर कहलाते हैं? सवृत स्वर कहलाते हैं। तो ये है मुख के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, अब जो हमारा चौथा जो हमारा पॉइंट जा रहा है वह जा रहा है ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक, दो। इनमें एक तो होता है जो हमारे क्या बोलते हैं व्रतमुखी, और दूसरा होता है अव्रतमुखी। अव्रतमुखी और व्रतमुखी। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या 1 होती है, इसकी होती है 4, इसकी होती है कितनी? 4। ठीक है, ये इनकी संख्या है। अवर्तमुखी और वर्तमुखी के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 6, इनकी होती है 5। देखो, इनमें कौन कौन से हैं? इनमें है ई, ई, ठीक है, ई, ई, और एक तो इसमें पहले आएगा ए, आ, ई, ए, ठीक है। इनमें हम बात करते हैं तो यानी कि उ, उ और री, ओ, आओ। ठीक है, ये इनके अंदर यानी कि स्वर है, आ जाते हैं। अब एक चीज देखो, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रतमुखी की जो परिभाषा है क्या होगी? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय समय ओठ गोल नहीं हो। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो क्या बोलते हैं ओठ है वो गोल से प्रतीत नहीं हो, कौन से? अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। और जो वर्तमुखी है वह स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल ओष्ठ गोल होते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। आगे बढ़े। देखो, मैं एक बार इंक डाल देता हूँ क्योंकि इसके अंदर इंक कम हो गई।
ठीक है, 2 मिनट, 1 सेकेंड रुको आप, 1 मिनट रुको। आप देखो इतने तो वर्गीकरण अपने आप पढ़ ही लिए। अब कुछ एक एक लाइन के हैं, सिर्फ बेसिक रूप से आपको सिर्फ उनको याद रखने हैं। जैसे एक हो गया, अब जो हमारा अगला हो गया ई, यानी कि नाक व मुंह के आधार पर, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि हवा के द्वारा जो इनमें जो पहला होता है वह होता है निर्नुनासिक, निर्नासिक स्वर, ठीक है। सेकंड जो होते हैं अनुनासिक स्वर, इनके बारे में बात करते हैं। देखो निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं वह होते हैं हमारे 3 ए आ और ई, ठीक है। और जो बाकी जो बचे हैं वह हमारे होते हैं अनुनासिक में। जैसे मान लो, और 3 ही जैसे मान लो हमने बिंदी लगा दी, ठीक है। आंग हो गया है, ये हो गया, ए हो गया, आंग बोलते हैं हम, ये बोलते हैं कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि निर्नासिक और अनुनासिक। इसकी जो परिभाषा होगी यानी कि वह होगी वे स्वर जिनका उच्चारण नाक व मुंह से होता है, ठीक है। इनका हो गया वे स्वर जिनका उच्चारण केवल नाक से, ठीक है। तो ये चीजें इसकी हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एफ, जो हमारा वर्गीकरण चल रहा है एफ, ठीक है। वह होता है घोषत्व के आधार पर, ठीक है। घोषत्व के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये जो स्वर है, इन स्वरों में जो क्या बोलते हैं, एक घोषत्व यानी कि जो एक हमें जोर लगाना पड़ता है। यानी कि इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी कि स्वतंत्र रूप से जब स्वर जो कंपन होता है सगुस, मतलब यानी कि जैसे मान लो हम जिन जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री कंपन होती है वे कहलाते हैं कौन से, घोषत्व घोषत्व जो स्वर है वो कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई डेफिनेटली बात नहीं है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट प्राणत्व के आधार पर। देखो प्राणत्व के आधार पर बात करते हैं तो इसमें होता है कि जो एक लाइन आपको याद रखनी है कि सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण, सभी स्वर है अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां तक हम इन स्वरों के बारे में हमने बात की, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की, तो यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं व्यंजन की ओर, व्यंजन की ओर चलते हैं अब हम।
देखो अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन होते हैं 33। इनकी जो परिभाषा है, क्या है परिभाषा, कि वे वर्ण वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य या फिर स्वरों की सहायता से वे वर्ण सभी वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य या फिर स्वरों की सहायता से किया जाता हो, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन को भी 3 भागों में हमने बांटा था, ठीक है। पहला जो भाग है यह है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श जो व्यंजन है इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और कौन कौन से होते हैं 25, ठीक है। देखो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो ये होते हैं 25, और ये वर्ग के मतलब यानी कि जो वर्ग है उसकी बात करते हैं। तो ये वर्ग के 1 से लेके, पहला जो वर्ग है वहां से लेके 5वीं वर्ग तक है, यानी 25 के कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो क, ख, ग, ख ख ग घ, है ना। दूसरा आता है च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, ठीक है। प, फ, ब, भ, मतलब ये जो पांचों जो यानी कि वर्ग है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो पांचों जो वर्ग है यानी कि क से लेके म तक, यानी कि आप यो समझो क से लेके जो म तक जो वर्ण है 25 है। एक में 5 है तो 5 ये वर्ग है तो 25 हो गए, ठीक है। तो 25 जो यानी कि वर्ण है ये किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी भी जो हमारी जो जीविया है या फिर किसी का भी सहारा लेना पड़ता है, स्पर्श चीज होती है, उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ये हो गए। सेकंड जो हम बात करते हैं वह आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, य व, य व र, य व र ल, ठीक है। ये जो 4 होते हैं ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। और हम तीसरा जो है कौन से हैं, वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो इनकी संख्या है 4, ठीक है। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो स, ठीक है, फिर स, और फिर स, और फिर है। ये जिनकी संख्या है यह है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये व्यंजनों का वर्गीकरण हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान के बारे में, कि जो इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है। यहां तक आपको व्यंजन समझ में आ गए। अब हम इनके उच्चारण स्थान बात करते हैं। देखो उच्चारण स्थान,
उच्चारण स्थान में जो पहला है वह है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूत्र, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा फिर वर्ड, जैसे अको है, कंठ है ना, स्थान। देखो अको है, विसर्जनीय कंठ है, तो अब यहाँ पे जो स्थान है वह कौन सा है, वह है कंठ, स्थान है कंठ। और वर्ड कौन कौन से आएंगे, तो देखो ए है तो ए, को है तो क, ख, ग, घ, न, और देखो विसर्जनीय आएंगे विसर्ग, प्लस, ठीक है, प्लस ये, तो ये तो किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे कंठ के अंदर, ठीक है, कंठ जो होता है स्थान है उसके अंदर। सेकंड जो है हमारा वह आएगा ईचु यसानाम तालु, ईचु ये सानाम, ईचु यसानाम तालु, इसका जो स्थान है वह है तालु, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, देखो ई आ जाएगा, च, छ, ज, झ और, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा श, श आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, ई, च, छ, ज, झ और य और श, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगे तालु के अंदर। हम बात करते हैं तीसरे के बारे में, तो वह आएगा ऋतु रसायनम दंता, तो र, ऋतु रसायनम मूर्धा, सर इनका जो उच्चारण स्थान है कौन सा है, मूर्धा, ठीक है। इनमें जो वर्ड आते हैं वह कौन कौन से आते हैं, वह आते हैं, देखो री आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ और ड, ठीक है, और फिर स आ जाएगा इसमें, कौन सा, संस्लेट वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। फोर्थ के हम बात करते हैं, फोर्थ है हमारा लेतु रसायनम दंता, लेतु रसायनम दंता, इसका उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है। अब देखो दंत के हम बात करते हैं तो देखो लिरी, लिरी यहाँ पे नहीं आती, संस्कृत में आती है, लेकिन फिर भी आपको याद करने बता दिया, त, थ, ध, न, ठीक है, और ये तो लसाना दंता, ठीक है। अब जो स है कौन सा आ जाएगा हमारे, ये वाला, तो ये इसकी हो जाती है हमारी कौन से, दंत की, इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। फिफ्थ के बारे में हम बात करते हैं तो फिफ्थ आ जाएगा हमारा उपपदानिया नाम ओष्टो, उपपदमानिया नाम, उपपदयाना नाम ओष्टो, ठीक है। इनके बारे में हम बात करते हैं तो इनका जो उच्चारण स्थान है वह हो जाता है हमारा उ, प, फ, ब, भ, उपपदयानाम ओष्टो, ठीक है, प्लस में इनका उच्चारण स्थान है कौन सा हो जाता है, ओष्ट हो जाता है, ठीक है।
6 के बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारा आ जाता है यम गणनानाम नासिका। यमन यमन गणनानाम नासिका। ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है कैसा होता है, नासिक होता है। इसमें क्या होता है, जो अंतिम जो यानी कि हमारे पास जो अक्षर बनते हैं य म ग न वर्ण, इनका इनका उच्चारण जो स्थान है वह होता है नासिक। ठीक है, हम बात करते हैं 7 के बारे में। ए दे तो कंठ तालु। ठीक है, ए दई तो कंठ तालु, इनके बात करते हैं तो इसका होता है कंठ प्लस तालु। इसमें क्या होता है देखो, एक तो ए और आई, ए और आई होता है, उनका होता है कंठ और तालु। ठीक है, इसी प्रकार से जो आठा होता है वह होता है ओ दब तो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में इसमें आ जाएंगे हमारे ओ और औ। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगी। और वकार से दंतोष्ठ ये हो जाएगा हमारा जो नवा है दंत प्लस औष। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे केवल व। तो ये जो हमारी कुछ उच्चारण स्थान है, अकुह विसर्जन नाम कंठ है, इसमें ए और जो एक को है ना, इस को का मतलब होता है यानी कि क वर्ग। ठीक है, ये चू है, चू का मतलब होता है च वर्ग। ठीक है, ये टू है, टू का मतलब होता है ट वर्ग। ठीक है, ये त है, त का मतलब होता है त वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, पू है, पू का मतलब होता है प वर्ग। तो जी इसी प्रकार से आपको देखो यहाँ पे तो ये है क्या है, ये है स्वर। ठीक है, देखो इन सभी में यानी कि जो आगे इसमें ए स्वर है, इसमें ई है, इसमें री है, इसमें री है, इसमें ऊ है, इसमें नहीं है, ए आई ओ औ और यू है। इस प्रकार से मतलब आप इन उच्चारण स्थानों को आप एक बार याद कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने जो यानी कि इस वर्णमाला को पूरा होता है यहाँ तक इसका समय, तो आपको मैंने एक बार ये वर्णमाला पढ़ा दी है। इसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और मेरे इस मेहनत में अगर कोई कमी हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये नहीं ये होना चाहिए यहाँ पे, इस प्रकार से आप इसको पढ़ाओ। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ भी हो, जो भी आपको कमी लगती हो, एक बार आप मेरे को गाइड जरूर करो, क्योंकि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनाने में आप लोगों का ही हाथ होने वाला है। आप लोग ही मुझे एक अच्छा शिक्षक बना सकते हो। ठीक है, तो मैं नहीं, आप मेरे गुरु हो, तो आप अगर जैसा चाहोगे वैसा मैं बन सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया तो लाइक करो इस वीडियो को। धन्यवाद।